सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ। ये लेसन की मैं समरी आपको बताऊंगा और कंप्लीट लेसन को हिंदी में समझाऊंगा। इस लेसन के राइटर हैं वाइकॉम मोहम्मद बशीर, और जो टाइटल है, टाइटल का जो अर्थ है कि राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी के जो एक्चुअल में जो उत्तराधिकारी हैं, कौन कौन पृथ्वी पर रहने के लिए उत्तराधिकारी हैं, पृथ्वी पर रहने के उत्तराधिकारी कौन हैं, ये इसका अर्थ हुआ टाइटल का। तो मेरा रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से कि अपनी बुक ओपन करें और लेसन नंबर 11 फर्स्ट पेज उसका ओपन करें, क्योंकि मैं पढ़ता जाऊंगा और आपको पता भी चलेगा कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ और आपको समझ में आ जाएगा। लेसन स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं इसका एक संक्षेप में बता देता हूँ, सारांश बता देता हूँ, समरी बता देता हूँ, ताकि कुछ जब आप लेसन पर हम आगे चलेंगे तो आपको पहले से ही एक आइडिया होगा। तो इसका जो समरी है वो इस प्रकार है कि यह जो लेसन है यह पृथ्वी पर मनुष्य एवं जानवरों के सह अस्तित्व पर प्रकाश डालता है। इस लेसन में लेखक ने अत्यंत प्रभावशाली ढंग से इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि मनुष्य ने धरती को अपनी जागीर समझ लिया है। मतलब मनुष्य को लगता है कि ये धरती पर उसी का ही अधिकार है, सिर्फ उसका अधिकार है। कहानी के माध्यम से लेखक ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जानवर और पशु पक्षी जानवर, छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सभी का मनुष्य की भांति पृथ्वी पर जीने का अधिकार है। यह दुर्भाग्य है कि हम उन्हें अपने जीवन में दखलंदाजी करने का दोषी ठहराते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि हम उनके जीवन में दखलंदाजी ज़्यादा करते हैं। यदि जानवर हमारे बाग बगीचों अथवा अन्यत्र उगाए पेड़ों अथवा फलों को खाकर अपना गुजारा करते हैं तो इसमें गलत क्या है? आखिर ईश्वर ने उन्हें भी जीने का अधिकार दिया है। लेखक इस बात से बेहद दुखी है कि हम अपने स्वार्थों के लिए जानवरों, कीड़े मकोड़ों को मारने का प्रयत्न करते हैं, कभी दवाइयों के द्वारा और कभी हथियारों के द्वारा। मरे हुए जानवरों को देखकर हमारा हृदय द्रवित भी नहीं होता है, हमारे अंदर, हमारे दिल में दया भी नहीं आती है। अतः लेखक इस अध्याय में जानवरों को अपना जीवन जीने देने की पुरजोर वकालत करता है और हम सभी से उन्हें ना तो मारने और ना निकाल देने की अपील करता है। मतलब उसका कहना है कि जानवर और जीव जंतु जैसे भी रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, उन्हें रहने दिया जाए। लेखक का तर्क है कि जानवर भी हमारे समान इस धरती के बराबर के उत्तराधिकारी हैं। तो ये इस लेसन की समरी है, संक्षेप में मैंने बता दिया है। अब हम लेसन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ है, एक मिनट। When I became the owner of a tiny little piece of this wide earth, जब मैं इस बड़ी सी पृथ्वी के एक छोटे से टुकड़े का मालिक बन गया, I firmly believed that my future was secure. मुझे पूरी तरह भरोसा हो गया, मुझे ऐसा लगा कि मेरा भविष्य अब सुरक्षित है। It was a 2-acre plot with coconut palms and an old house that could be renovated. ये एक 2 एकड़ का छोटा सा प्लॉट था जिसमें कि
नारियल के पेड़ बहुत सारे लगे हुए थे और एक पुराना सा घर भी था वहाँ पर जिसका कि पुनर्निर्माण किया जा सकता था। Those were the days when the price of coconuts was spiraling। ये वो दिन थे, वो समय था जब नारियल की जो कीमत थी वो बढ़ रही थी। I savored the thought of the palms laden with coconuts। savored का अर्थ क्या है? आनंद उठाना। तो इसका सेंटेंस का अर्थ हुआ कि मैंने जब देखा कि कोकोनट के पेड़ मैंने जो 2 एकड़ का प्लॉट ख़रीदा है उसमें बहुत आयत में हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, तो मुझे ये देखकर बहुत आनंद हुआ कि क्योंकि कोकोनट के दाम भी बहुत बढ़ रहे थे तो लगा कि मुझे अब इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इट वाज ए हैप्पी एग्जिस्टेंस। तो वहाँ वो जगह लेना मेरे लिए बहुत ही सुख की अनुभूति करा रहा था। What then arrived the interlopers। इंटरलोपर्स का अर्थ है अनधिकार से रहने वाला व्यक्ति। लेकिन अब सेंटेंस का अर्थ हुआ कि तभी कुछ ऐसे लोग, ऐसे जीव जंतु का आगमन हो गया जो कि जिनका यहाँ पर आना अनधिकृत था, वैध नहीं था। ट्रेसपासिंग का अर्थ है घुसपैठिया। फ्लाउटिंग का अर्थ है अवहेलना करना। लीगैलिटी का अर्थ है वैधता। What then arrived the interlopers trespassing, flouting the legality of the ownership documents। तो जब मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही थी 2 एकड़ का प्लॉट लेने की, और वहाँ पर क्योंकि कोकोनट के बहुत सारे वृक्ष भी थे तो मुझे लग रहा था कि इनको बेचूंगा तो मुझे बहुत फ़ायदा होगा, तभी कुछ ऐसे जीव जंतुओं का आगमन वहाँ पर हो गया जिनके लिए किसी भी वसीयत की जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता है। वायोलेटिंग द फेंस एट द बाउंड्री। जिन्होंने कि जो फेंसिंग थी प्लॉट के चारों तरफ, बाउंड्री बनी हुई थी, उसका भी उल्लंघन कर दिया था। वो बाउंड्री उनके लिए कोई मायने नहीं रख रही थी। Defying the sentry, my dog Shan। They did not seem to care for anyone in the world, not even the government। वहाँ पर मेरा जो कुत्ता था शान, वो भी वहाँ की सुरक्षा के लिए था और उन्होंने कोई कदर नहीं की, उससे बिल्कुल उनको डर नहीं लगा। और दूसरा, ऐसा लग रहा था कि उन्हें दुनिया में किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भय नहीं था या वो किसी की परवाह नहीं करते थे, यहाँ तक कि गवर्नमेंट की भी परवाह नहीं थी। ऐसे लोगों का मेरे प्लॉट के अंदर आगमन हो गया। द फर्स्ट अराइवल्स वेयर बर्ड एंड बटरफ्लाइज। जो सबसे पहले जो आए वो चिड़िया और तितलियाँ थीं। ए वाइड वेराइटी ऑफ बर्ड्स। चिड़िया अनेक प्रकार की थीं। तो ये फर्स्ट पेज का मैंने अर्थ बताया। अच्छा, ये मैं भूल गया था, सबसे ऊपर जो कोट दिया हुआ है टाइटल से नीचे बॉक्स में, वो क्या है वो भी देख लेते हैं। व्हाट आर पेस्ट। पेस्ट मतलब जीव जंतु, कीड़े मकोड़े। ये कौन होते हैं, क्या होते हैं। हाउ डू दे हार्म अस। वे हमारा किस प्रकार से नुकसान करते हैं। शुड दे बी एक्सटर्मिनेटेड। क्या उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। ये इस बॉक्स में दिए हुए 3 सेंटेंसेस का अर्थ है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
तो इसके जो प्लॉट में उसमें कई विभिन्न वैरायटी की बर्ड्स आई एंड सो मैनी बटरफ्लाइज, और बहुत अनेक तरह की बटरफ्लाई तितलियाँ आईं। पर्च्ड ऑन द बoughs ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। पर्च्ड का अर्थ होता है ऊंचा या खतरनाक स्थान पर रखा हुआ। द बर्ड्स चिर्प्ड। तो ये जो तितलियाँ आई थीं जो चिड़िया आई थीं, ये कहाँ पर इकट्ठी हो गईं? पेड़ों और पौधों के ऊपर सब इकट्ठी हो गईं, बैठ गईं, वहीं घूम रही थीं, वहीं मंडरा रही थीं। द बर्ड्स चिर्प्ड। तो जो चिड़िया थीं उनकी आवाज़ कैसी होती है? ची 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 ची। तो वो इस तरह की आवाज़ कर रही थीं। द बटरफ्लाइज fluttered around in the courtyard, flashing their colors in the sunlight। और जो तितलियाँ थीं वो कोर्टयार्ड में, मतलब जो अंदर बरामदा जैसा जो बना हुआ था या गार्डन जैसा बना हुआ था, वहाँ पर चारों तरफ इधर उधर उड़ रही थीं। फ्लैशिंग देयर कलर्स इन दी सनलाइट। और उनके जो रंग बिरंगे कलर थे वो सूरज की रोशनी में फ्लैश हो रहे थे, चमक रहे थे। We could not shoo off the chirping birds and the butterflies। shoo off का अर्थ है भगाना। तो सेंटेंस का अर्थ हुआ कि हम इन कोलाहल करती चिड़ियों और तितलियों को भगा नहीं पा रहे थे। What then came the crows। और उसके बाद कौन आया? कौवे आ गए। Their raucous cawing was more insufferable than the rackets of other birds। raucous का अर्थ होता है भारी आवाज़ और रैकेट का अर्थ होता है शोरगुल। तो इन कौवों की आवाज़ कैसी थी? बहुत ही भारी थी और बहुत ज़्यादा, मतलब भारी थी और अच्छी आवाज़ नहीं होती ना कौवे की, तो वो आवाज़ भारी थी और जिसको सुनना हमारे लिए बिल्कुल अब मुश्किल हो रहा था। सफ़र नहीं कर सकते थे, बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। और ये उन चिड़ियों की जो आवाज़ें थीं वो भी उस समय बुरी लग रही थीं, लेकिन उन आवाज़ों के मुकाबले ये कौवों की जो भारी आवाज़ें थीं वो और ज़्यादा ख़राब लग रही थीं। Besides they swooped down on the chicks। swooped down का अर्थ है swooped down। तो इनका जो उड़ने का तरीका था, एक तो आवाज़ इनकी कर्कश और तेज़ थी, दूसरा वो क्या कर रहे थे कि अचानक ही नीचे उड़ के आ जाते थे उड़ते हुए, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर रहा था। Soon there were mongoose, नहीं, they were followed by the hawks that perched on the coconut palms with the same intent। They kept watch and waited। और कौवों के बाद में कौन आ गया? बाज, जो कि जो कोकोनट के जो पेड़ थे, उनकी जो झाड़ियाँ थीं, उनमें वो छिपे हुए थे, उनमें वो छिपे हुए थे। तो और वो छिपकर अपने शिकार की तलाश में बैठे हुए थे। दे केप्ट वॉच एंड वेटेड। वो वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनका शिकार उनकी पकड़ में आ जाए, ताक लगाकर बैठे हुए थे। Soon there were mongooses in the bamboo thicket। और तभी वहाँ पर जो
Soon there were mongoose in the bamboo thicket. बैम्बू थिकेट में, थिकेट मतलब झाड़ी, और तभी हमने वहाँ पर मंगूज़, एक तरह का जो वो भी एक जानवर होता है, उसे बांस के झाड़ियों में देखा छिपे हुए. एंड फॉक्सेस इन दी श्रबरी, और जो घास फूस जो झाड़ झंकाड़ लगे हुए थे वहाँ पर हमने भेड़ियों को छिपा हुआ देखा. पैच नियर इट रेडी टू पाउंस ऑन द हैंड्स, जो कि वहाँ मौजूद मुर्गियों के ऊपर झपटने की ताक में बैठे हुए थे. Even as I wondered what right these creatures had to be on my land, there emerged a fierce creature without hands or legs or wings, a cobra. और ये सब देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था कि ये जो कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, चिड़िया, तितलियाँ जो मेरा प्लॉट है वहाँ पर आ गए हैं, तो ये किस अधिकार से वहाँ पर आए हैं. और ऐसा जब मैं सोच रहा था तभी एक और भी डरावना जीव आ गया, जिसके कि ना हाथ होते हैं, ना पैर होते हैं और ना पंख होते हैं. वो एक कोबरा था. It stood before me dignified, majestic, its hood spread out as if asking me what business I had on this patch. वो मेरे सामने आकर अपना फन उसने खड़ा कर लिया और वहाँ सामने ऐसा बैठ गया. उसने अपना फन मेरे सामने हिलाना शुरू कर दिया, मानो कि वो पूछ रहा हो कि मैं इस स्थान पर कैसे आया, किस काम से आया हूँ. I said, you had better leave my 2 acre land immediately. मैंने उससे कहा कि तुम मेरा 2 एकड़ का जो मेरी ज़मीन है वो जल्द से जल्द छोड़कर चले जाओ. But then, where could it go? Hadn't almost the whole of this earth been bought by men, bit by bit? लेकिन वो जाए तो जाए कहाँ? क्या इंसानों ने पूरी धरती पर कब्जा नहीं कर लिया है? एक एक टुकड़ा कब्जा किया और धीरे धीरे ऐसा करते करते पूरी धरती पर ही इंसान ने कब्जा कर लिया है. तो ये जीव जंतु, कीड़े मकोड़े आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? My wife said, the jackfruit has ripened. जैकफ्रूट मतलब कटहल. मेरी पत्नी ने कहा कि जो कटहल जो लगे हुए हैं पेड़ों पर वो पक गए हैं. बट स्क्वेरल्स एंड क्रोज आर फीस्टिंग ऑन इट, लेकिन गिलहरी और कौवे उनको खा रहे हैं. बर्ड्स एंड बैट्स आर ईटिंग अप ऑल दी गावाज, सपोटाज एंड ग्राफ्ट मैंगोज. चिड़िया और जो चमगादड़ें हैं वो सारे अमरूद, सपोटाज और जो आम, एक प्रकार का आम, ग्राफ्ट मैंगोज, इनको खा रहे हैं. बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, आई रिमार्क्ड. मैंने कहा कि यही तो एक इसकी सुंदरता है. God Almighty, who holds the universe together with a single prop. जो भगवान हैं, ईश्वर हैं, वो पूरे ब्रह्मांड को एक ही नज़र से देखते हैं. Has created a variety of things for his creatures: fruit, edible roots, grass, grain, flowers, water, air, warmth and light. और उन्होंने जो सृष्टि की है, जो भी जीव जंतु, इंसान, चिड़िया, पशु पक्षी जो सब बनाए हैं, उन सब के लिए अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाई हैं, जैसे फल, घास, अनाज, फूल, पानी, हवा, गर्मी, प्रकाश. Don't you think we should remind ourselves always that birds, beasts and insects too are entitled to the produce of the earth? क्या तुम्हें नहीं लगता है, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये हमें स्वयं को याद दिलाना चाहिए कि जो चिड़िया और जीव जंतु, जानवर, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनका भी पृथ्वी पर जो पैदावार हो रही है, जो भी पैदा हो रहा है, उस पर हमारे बराबर ही अधिकार है.
Almighty God, how unfortunate it is that rats have to be killed so that we can live. हे ईश्वर, ये कितना दुर्भाग्य है कि हम रह सकें, इसके लिए हम चूहों को मारने वाले हैं. Can human beings not survive without destroying other creatures of the earth? क्या इंसान दूसरे जीव जंतुओं को मारे बिना इस धरती पर नहीं रह सकता है? What we need is a scientific method, a novel idea that will make it possible for us to live without killing any creatures. हमें चाहिए एक कोई साइंटिफिक मेथड चाहिए, एक तरीका चाहिए, इस पर खोज होनी चाहिए कि ऐसा कुछ एक तरीका हम इन्वेंट करें, एक जिससे कि हम दूसरों को मारे बिना इस धरती पर रह सकें. ओ क्रिएटर ऑफ रैट्स, बियर विथ अस. हे चूहों को बनाने वाले, चूहों के रचयिता, हमारे साथ बियर करें, मतलब कि हमारा साथ दें, हमें बर्दाश्त करें. दे आर गोइंग टू बी एक्सटर्मिनेटेड, क्योंकि उन्हें हम पूर्ण रूप से समाप्त करने जा रहे हैं. थ्रू ट्रेचरी. द इशू इज़ द लॉस ऑफ 900 कोकोनट्स एवरी मंथ. क्यों इनको मारने वाले हैं? क्योंकि 900 जो कोकोनट हर महीने का हमें नुकसान हो रहा है, वो नुकसान को हम रोकना चाहते हैं, इसलिए हम इन चूहों को मारने वाले हैं. द सोल मीन्स ऑफ आवर लाइवलीहुड. और ये जो नारियल हैं, ये हमारे आजीविका का साधन है एकमात्र. फॉरगिव अस, इसलिए है ईश्वर हमें क्षमा करें. आफ्टर शॉपिंग फॉर 2 hours, लगभग 2 घंटे की खरीदारी के बाद, माई वाइफ रिटर्न होम, मेरी पत्नी घर वापस आ गई. along with other items of purchase was a large tin of rat poison. अन्य जो सामान खरीदा था उसके अलावा उसने हमारे पास एक रैट पॉइजन का एक बड़ा डिब्बा भी था. द पॉइजन वाज मिक्सड विद बनानाज. वो जहर को जो उसे हमने केले में मिलाया, चावल में मिलाया. टैपियोका का अर्थ क्या है? साबूदाना. हाँ, साबूदाना खाते हैं ना, साबूदाने की खिचड़ी या साबूदाने की खीर. तो ऐसा कुछ बनाकर उस पॉइजन को मिला दिया उसमें. एंड केप्ट ऑल ओवर द प्लेस, और उसको जगह जगह रख दिया गया ये जहर. बीनीथ द कोकोनट पाम्स एज वेल, और जो नारियल के पेड़ थे उनके नीचे भी हमने रख दिया. In 4 days, 5 hens, 12 squirrels, 200 rats and a cat disappeared behind the curtains of time forever. लगभग 4 दिन में 5 मुर्गी, 12 गिलहरी, 200 चूहे और कैट, बिल्ली, वो इस समय के पर्दे से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए. नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. 3rd पेज है. Dead rats rotted in attic. Death was everywhere. The stench spread all over the house. 4 दिन में जो 200 चूहे मर गए थे, मरे हुए चूहे घर के कमरों में सड़ने लगे. चारों ओर मृत्यु थी. घर के चारों ओर बदबू फैल गई थी. बट द टेंडर कोकोनट्स कंटिन्यूड टू फॉल. लेकिन जो कोमल नारियल थे वो लगातार उनका गिरना जारी रहा. ए फोर्टनाइट पास्ट, लगभग 10-15 दिन हो गए.
द कोकोनट पाम क्लाइंबर्स देन सेड, और जो कोकोनट के पेड़ों पर, नारियल के पेड़ों पर चढ़कर जो नारियल तोड़ा करते थे, उन मज़दूरों में से एक ने कहा, द ऑल्स आर द कल्प्रिट्स, शायद ये जो नारियल तोड़े जा रहे हैं वो उल्लू के द्वारा किया जा रहा है ऐसा। दे पैक एट द टेंडर कोकोनट्स, शायद ये जो नारियल गिराने वाले हैं वो उल्लू हैं, वो जो कमज़ोर से नारियल हैं उनको ये चोंच से तोड़ देते हैं। बट दैट वाज रियली एन ओल्ड सेइंग, ए मिथ दे हैड हर्ड फ्रॉम देयर फादर्स, द आउल इज़ नॉट ए वेजिटेरियन क्रिएचर। लेकिन क्योंकि मुझे मालूम था कि ऐसा कहा जाता है, शुरू से ही मैं जानता हूँ कि उल्लू जो है वो शाकाहारी नहीं है, वो मांसाहारी है, तो वो फिर नारियल क्यों तोड़ेगा, क्यों खाएगा? तो ये तो उसका कहना गलत था। आफ्टर ए कपल ऑफ मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, द रियल कल्प्रिट्स वर डिस्कवर्ड, द बैट्स, जो असली जो गुनहगार था वो उसकी खोज कर ली हमने, और वो एक चमगादड़ थी। आफ्टर डस्क ह्यूज बैट्स कम इन स्वार्म्स एंड क्लिंग्स टू द टेंडर कॉर्न, शाम होते ही एक झुंड में सारी चमगादड़ें आ जाती थीं और वो छोटे छोटे, वो कमज़ोर कोमल नारियल को तोड़ती थीं, खाती थीं। दे gnaw into the tender flesh and have their fill of coconut water. gnaw मतलब GNAW, कोतरना। वो नारियल का मुलायम मुलायम जो गूदा था उसको खा लेते थे, और उसके जो नारियल का पानी होता है उसे वो पी भी जाती थी। आफ्टर ईटिंग द कर्नेल्स दे फ्लाई अवे ग्रेटिफाइड। कर्नेल्स मतलब गुठली, तो नारियल का जो खाने वाला हिस्सा होता है वो एक्चुअल में गुठली होती है, तो वो उसको खा लेते थे और संतुष्ट होकर वहाँ से उड़ जाती थी। लेट्स बाई ए गन सेड माई वाइफ, वी कैन शूट बैट्स, फॉक्सेस एंड पोलकैट्स विथ इट। मेरी वाइफ ने कहा, पत्नी ने कहा कि हमें अब एक बंदूक खरीद लेनी चाहिए जिससे कि हम चमगादड़ों और भेड़ियों, पोलकैट्स आदि को हम मार सकते हैं, शूट कर सकते हैं। नॉट मी, आई शैल नॉट बी ए पार्टी टू दैट। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं लूँगा ऐसी बंदूक, और मैं इस तरह के गुनाह में शामिल होना नहीं चाहता। द गन इज़ ए सिंबल ऑफ क्रूएलिटी, और जो बंदूक है वो दुष्टता की निशानी है। इट इज़ द चाइल्ड ऑफ सिन, ये गुनाह का मतलब, क्योंकि बंदूक से हत्याएँ हो सकती हैं, मारा जा सकता है किसी को, तो ये चाइल्ड ऑफ सिन है, गुनाह का कह सकते हैं, शुरुआत यहीं से होती है। मैन शुड नेवर वी हैव इन्वेंटेड इट, मनुष्य को, मेरे हिसाब से मनुष्य को बंदूक का कभी आविष्कार करना ही नहीं चाहिए था। लेखक ने कहा कि बंदूक क्योंकि क्रूरता की प्रतीक है, यह तो पाप का उद्गम है। उसने कल्पना की कि मनुष्यों को इसकी खोज कभी करनी ही नहीं चाहिए थी। माई वाइफ्स कजिन turned up one day with an expensive grim looking gun and said, मेरी जो पत्नी है उनका जो भतीजा है, एक दिन वो आया और उसके हाथ में एक ख़तरनाक सी एक बंदूक थी, and said, within a 10-mile circumference nearly 3,000 coconuts are being destroyed every day. There is no point in shooting the bats at this spot. On a little islet nearby stands an old temple. Next it to grow a pair of banyan trees. You can see at least 3,000 bats hanging on the two trees. I will finish them off. If not in one day, in 2 to 3 days. Don't you want to witness the glorious sight of 3,000 bats being slaughtered?
तो चचेरे भाई ने, कज़िन ने क्या कहा पत्नी के, उसके बाद जो उपाय था उसने सुझाव दिया कि 10 मील के एरिए में लगभग 3000 नारियल प्रतिदिन नष्ट किए जा रहे हैं। उसने कहा कि ऐसे स्थान पर चमगादड़ों को गोली मारने से कोई लाभ नहीं है। उसने बताया कि एक टापू है उसके पास, उसने बरगद के पेड़ देखे हैं जहाँ पर लगभग 3000 चमगादड़ बैठते हैं। यदि उन्हें मारा जाए तो एक दिन में ना सही 2-3 दिन में ये खत्म हो जाएंगे। उसने कहा कि क्या आप ऐसा खूबसूरत नज़ारा देखने नहीं चलेंगे? आई प्रेड फर्वेंटली, ओ बैट्स सेव योर सेल्फ। मैंने भगवान से मन ही मन प्रार्थना की कि हे चमगादड़, तुम अपने आप को बचा लो। इट वॉज एस्टोनिशिंग, ए मिरेकल, द बैट्स वेयर सेव्ड। और ये वाकई में एक चमत्कार हो गया था कि चमगादड़ बच गईं। माई वाइफ एंड कज़िन रिटर्न सेम फेस्ड। मेरे वाइफ, पत्नी और उनके चचेरे भाई घर वापस आ गए। चेहरा लटका हुआ था, मुरझाया हुआ, जिसमें झिझक थी, झेंप थी और थके हुए लग रहे थे। डिफ्लेटेड मतलब पिचके हुए, थके हुए। एजिटेटेडली माई वाइफ सेड, मेरी पत्नी ने कहा, वी जस्ट मैनेज टू एस्केप बाय द स्किन ऑफ आवर टीथ। हम जैसे तैसे खुद को बचाकर वापस घर आ पाए हैं, बाल बाल बचे। देयर आर सम हाउसेज अराउंड द टेम्पल। उस मंदिर के आसपास कुछ घर थे। इन ए स्प्लिट सेकेंड, कुछ ही सेकंडों में, आफ्टर अबाउट 100 पीपल आर्म्ड विथ लीथल वेपन्स सराउंडेड अस। कुछ ही सेकंड में कई सौ लोग हथियारों के साथ वहाँ पर आ गए थे। जहाँ हम चमगादड़ मारने गए थे वहाँ आ गए और उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। दे थ्रेटेंड टू किल अस इफ वी शॉट एट द बैट्स। उन्होंने कहा था कि अगर हमने चमगादड़ों को मारा तो वो हमें जान से मार देंगे। डू यू नो वाई? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों कहा? दे बिलीव दैट बैट्स आर द सोल्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स। क्योंकि उनका ये मानना था कि जो चमगादड़ हैं वो उनके पूर्वज हैं, पूर्वजों की आत्मा हैं। आई टुक ए डिसीजन देन, मैंने फिर एक निर्णय लिया। इन नो अनसर्टेन टर्म्स आई सेड, बैट्स आर नॉट द सोल्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स। कि मैंने कहा कि जो ये तो मुझे मालूम है कि जो चमगादड़ें हैं वो किसी पूर्वज की आत्माएं नहीं हैं, बट दे आर वन अमंग गॉड्स मैनी क्रिएशंस। लेकिन वो भगवान की बनाए हुए जो रचनाएं हैं, जीव जंतु हैं, उनमें से एक हैं। लेट कोकोनट्स बी डिस्ट्रॉयड। वो अगर नारियल के पेड़ों को बर्बाद करते हैं तो करने दो, दैट डजेंट मैटर, ये कोई मायने नहीं रखता। लेट अस बी सेटिस्फाइड विथ वाट वी गेट आफ्टर दे हैव टेकन देयर शेयर। और वो अपना हिस्सा ले लेते हैं, उसके बाद जो बचता है उसमें हमें अपने आप को संतुष्ट करना पड़ेगा। दे सर्टेनली हैव ए राइट टू द कोकोनट। और उनका नारियल के ऊपर सही मायने में अधिकार भी है। दे टू आर पार्ट ऑफ ऑलमाइटीज क्रिएशन, क्योंकि वो भगवान की बनाए हुए, जो भगवान ने रचना की है, उसका एक हिस्सा है। एज आर द पाम्स, जिस प्रकार से ये कोकोनट की पेड़ भी हैं, नारियल के पेड़ हैं, वैसे ही वो चमगादड़ भी उसका हिस्सा है। रिमेंबर द एंशिएंट राइट दैट गॉड bequeathed। तो हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि भगवान ने ये वसीयत इसी तरह की बनाई है कि जो भी वो धरती पर पैदा हो रहा है, वो धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं का उसमें हिस्सा है। एट द ऑस्पिशियस मोमेंट ऑफ क्रिएशन, ऑल लिविंग बीइंग्स आर द राइटफुल इनहेरिटेंस ऑफ द अर्थ। और हमें हमेशा ये याद रखना है कि धरती पर जो भी पैदा हो रहा है, जो भी
फसल है, पेड़ पौधे हैं, उस पर हर जीव जंतु का, मनुष्य का, सबका एक समान अधिकार है। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन की समरी मैंने आपको समझा दी है। उम्मीद है ठीक से समझ में आई होगी। आप इसको और 2-4 बार देखें तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा और उन्हें हिंदी में समझाऊंगा भी, ताकि आपको बाद में याद करने में आसानी भी आए। जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.